जय हिंद आप सभी को। आज इकनॉमिक्स का क्लास 4 है। 4 नहीं 3 है, सॉरी 3। इसके पहले 2 क्लास में करवा चुके हैं इकनॉमिक्स में। और इसका जो है ना नोट्स ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का नोट्स है, आप निकालिएगा पेज नंबर 234 में। आप देखिएगा तो उसमें जो है ना नोट्स इकनॉमिक्स का नोट्स दिया हुआ है बीच में उसी का। इसके पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं इकनॉमिक्स में, तो दोनों क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और आज जो है यहाँ से पढ़ने वाले हैं। क्या है तो चैप्टर है भारत में बैंकिंग व्यवस्था। क्या है भारत में, क्या है बैंकिंग व्यवस्था। और इसके पहले वाले क्लास 2 क्लास में जो है ना सारा ऊपर का जो है सारा हम करवा चुके हैं। तो आज जो है यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है ना सर के द्वारा इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा जो है ना 50-60 पे जो भी है सारा एक जगह दिया गया है। क्योंकि बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा आता है। 1275 का देखिएगा तो आप सिलेबस में देखिएगा तो आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेगा। 7 क्वेश्चन आया था पीटी में। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत में बैंकिंग का प्रारंभ जो है, भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। तो कह रहा है कि भारत में बैंकिंग का जो प्रारंभ हुआ था 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ क्या होता प्रारंभ हुआ था, ठीक है, स्थापना के साथ हुआ था। आगे कह रहा है कि बाद में, यहाँ पे कह रहा है कि बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया। पहला क्या है बैंक ऑफ कलकत्ता, स्थापना कब किया गया 1806 में। और बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब किया गया तो 1840 में, ठीक है। और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना कब हुआ तो 1843 में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत में बैंकिंग का जो प्रारंभ हुआ 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ। और बाद में 3 प्रेसिडेंटी बैंक की स्थापना किया गया। पहला कौन था, बैंक ऑफ कलकत्ता था 1806, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना कब हुआ था तो 1843 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। आगे करा इन बैंकों ने कई वर्षों अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया, ठीक है। अगर आप लोग का, हाँ, और एक बात याद रख लीजिए कि अगर आप लोग को क्लास अगर नहीं मिलता है ना तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास जो है सीरियल बाय सीरियल आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट चेक करके आप जो है क्लास छूट गया इसके पहले वाले क्लास जो भी छूटा है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना इन बैंकों ने कई वर्षों तक अर्ध बैंकिंग बैंकों के रूप में कार्य किया। और 1921 में कह रहा है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निर्मित करने के लिए इन तीनों बैंकों का जो है ना विलय किया गया। तो कह रहा है कि इन बैंकों ने कई वर्षों तक अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में काम किया। और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निर्मित करने के लिए इन तीनों बैंकों का विलय किया गया। और इंपीरियल बैंक ने 1955 तक काम जारी रखा, ठीक है। जिसके बाद इसका नाम बदलकर जो है ना भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इस सबसे क्वेश्चन बहुत आता है। आगे कर आगामी वर्षों में 7 अन्य बड़े बैंक को जो है ना एसबीआई के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और यह सहायक बैंक निम्न में से कौन कौन है। एक स्टेट बैंक क्या है, मैसूर है। स्टेट बैंक क्या है, ट्रेवनकोर है। स्टेट बैंक पटियाला है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है। स्टेट बैंक हैदराबाद है। स्टेट बैंक क्या है तो क्या है सौराष्ट्र। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, ठीक है। तो इन 7 बैंकों जो है ना करा, इन 7 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ जो है ना सौराष्ट्र का विलय 2008 में एसबीआई के साथ कर दिया गया। और स्टेट बैंक इंदौर का विलय जो है 2010 में एसबीआई के साथ किया गया। और 1 अप्रैल 2017 को बचे हुए बैंकों 5 बैंकों जो है ना 5 सहायक बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया। मतलब जो है ना सारा जो 7 बैंक था उसको धीरे धीरे क्या हुआ गया तो एसबीआई में जो है ना विलय कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का बोलेगा सौराष्ट्र का, तो जो है 2008 में सौराष्ट्र हम सौराष्ट्र पढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जो है विलय ना 2008 में कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय जो है ना 2010 में कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2017 को बचे हुए 5 जो बैंक था उसको विलय भी जो है ना एसबीआई में कर दिया गया। और इसी वर्ष जो है ना भारतीय महिला बैंक का विलय भी एसबीआई के साथ कर दिया गया। अतः वर्तमान में ना तो सहायक बैंक उपस्थित है, ठीक है, और ना ही भारतीय महिला बैंक उपस्थित है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना एसबीआई का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, मुंबई में है। वर्तमान में एसबीआई का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, मुंबई में है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। और यह भारत में उसी नाम के साथ कार्यरत प्राचीन बैंक थी जिसका हाल ही में जो है ना इंडियन बैंक में क्या किया, विलय कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है ना कि
आपको तो पता होगा कि एसबीआई का मुख्यालय तो मुंबई में है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि 1865 में जो है ना इलाहाबाद बैंक केस का हुआ स्थापना हुआ। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुआ? 1865 में हुआ। और यह भारत में उसी नाम के साथ कार्यरत प्राचीन बैंक थी, जिसका हाल ही में जो है ना इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? तो यूनियन बैंक को जो है ना इंडियन बैंक में किया गया। इलाहाबाद बैंक का जो विलय है किस बैंक में किया गया? इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया। चलिए आगे देखिए, आयकर 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ? 1881 में हुआ। और यह भारत की पहली बैंक थी। भारत की पहली बैंक बोलेगा तो कौन सी थी? अवध कॉमर्शियल बैंक थी, जिसमें शेयर धारक बनाए गए। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ। तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1894 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और यह पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का निवेश नहीं था। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बोल रहा है। ये क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुई। और यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। ठीक है, इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1935 को जो है ना अपना संचालन प्रारंभ किया था, है ना। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शेयरधारक कंपनी कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शेयरधारक कंपनी अर्थात निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में जो है ना कार्य आरंभ किया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हो गया। और उसके बाद यह पूरी तरह से जो है ना भारत सरकार के क्या हुआ? स्वामित्व हो गया। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बात करें तो 19 जुलाई 1969 के समय LK झा RBI गवर्नर थे। तो बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 के समय LK झा क्या है? RBI गवर्नर थे। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बोलेगा तो कौन है? सर ओसबोर्न स्मिथ है। 1935 से 1937 तक थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बोलेगा तो कौन थे? CD देशमुख थे। ये कब से कब तक रहे थे? तो 1943 से 1949 तक रहे थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह कह रहा है कि मनमोहन सिंह अब तक ऐसे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जो थे अब तक ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विभिन्न समयावधियों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जो है ना कार्य किया था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे पूछेगा ना कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे अब तक जो है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विभिन्न समयावधियों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में कार्य किया था? कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। आगे कह रहा है कि पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन इसे 1937 में जो है ना मुंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले जो है ना RBI का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में था, लेकिन बाद में जो है ना 1937 में इसको कहाँ कर गया? मुंबई कर दिया गया। आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बोलेगा तो कौन है? श्री शक्तिकांत दास हैं। आगे ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो काम होते हैं ना, क्या क्या काम है? तो बैंक नोट को जारी करता। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। और 1 रुपये के नोट और सभी मूल वर्ग के सिक्कों को भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक जो है नहीं द्वारा ढाला जाता है, जो है ना भारत सरकार के द्वारा ढाला जाता है। ठीक है, और जारी किया जाता है, लेकिन उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1957 से नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली को अपनाया। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना 1957 से नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली को अपनाया, जिसके अनुसार उसे 200 करोड़ मूल्य के सोने और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को बनाए रखना है, जिसमें वे न्यूनतम 115 करोड़ सोने में जो है ना सोने में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइए, सरकार का बैंकर जो है ना क्या होता है? तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों के बैंकिंग एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में जो है ना काम करता है। तो कह रहा है सरकार का बैंकर क्या होता है ना, इसके बारे में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों के बैंकिंग एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना सरकार की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों जी सेक्टर क्यों जो है ना खरीदता और बेचता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बैंकरों का बैंक क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि बैंकरों का बैंक जो है ना क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि देश के अन्य सभी बैंक संकट के समय ही देनदारियों का पूरा करने के लिए जमा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष राशियों का अपना भाग रखते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 2 प्रकार के नगद जो है ना शेष रखते हैं। पहला क्या है, वे नगद शेष एक भाग अपने पास रखते हैं और दूसरे भाग को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में रखा जाता है। बहुत लोग जो होते हैं
इसके पहले हम 2 इकोनॉमिक्स क्लास लिए हैं इसके पहले वाले क्लास में, तो बहुत लोग कम देख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, सबको पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लगता है। लेकिन हार्ड या कुछ ले भी लगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। और पता है कि बिहार दरोगा में अगर 7-8 क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत बड़ा वेटेज है, क्योंकि हर से जो है ना इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बन नहीं पाता। तो आप पढ़िएगा तभी पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ज़बरदस्ती पढ़े, एक बार पढ़िएगा आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, दोबारा पढ़िएगा तो और समझ में आएगा, तिबारा पढ़िएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ज़बरदस्ती आप पढ़िए, क्लास को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इकोनॉमिक्स का जो है ना क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और सर के द्वारा जो है ना पढ़ने का तो बहुत सारा है, लेकिन इस बुक में क्या है, सर के द्वारा एकदम जो है ना सेलेक्टेड टॉपिक दिया हो कि जहाँ से क्वेश्चन उठाया है वहीं से द्वारा जो है ना सर के द्वारा डाला गया क्वेश्चन है। इसलिए ज़बरदस्ती इस बुक को पढ़िए, हर हाल में क्लास को देखिए। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता, कह रहा है ना कि अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता क्या होते हैं। अगर कोई भी क्वेरी अगर रहे क्लास रिलेटेड तो आप कमेंट में बता दीजिए कि हाँ इस तरह से जो है ना प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो उसका जो है ना सोल्यूशन हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्लास से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। तो कह रहा है अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता क्या है। तो कह रहा है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक न केवल बैंकों का बैंकर है, अपितु यह अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता भी है। इसका अर्थ है कि संकट के समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता क्या होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक न केवल बैंकों का बैंकर है, अपितु यह अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता भी है। इसका अर्थ है कि संकट के समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए लाइन क्या कर रहा है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का संरक्षक, ये क्या होता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का संरक्षक क्या कर रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और रुपये के बाहरी मूल्य को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं की आरक्षित निधियों को बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जो विनिमय दर को स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी क्या है, सहायता करती है। नेक्स्ट है क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि या कमी को जो है नियंत्रित करता है। तो कह रहा है कि क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि या कमी को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए बैंकों का नियामक क्या कर रहा है, कि बैंकों का नियामक क्या होता है, इसके बारे में देखिए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 कह रहा है ना कि बैंकों का नियामक में क्या कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक शक्तियों को हकदार है। और ये विनियमन बैंकों की लाइसेंसिंग देश या विदेश में अपनी शाखाओं के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों के विस्तार, प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करने आदि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आइए। नोट में दिया हुआ है कि 1 रुपया का नोट जो नहीं ऐसा एकमात्र करेंसी नोट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं बल्कि भारत सरकार के 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। मतलब 1 रुपया का नोट ऐसा एक नोट है ना, मतलब ऐसा करेंसी नोट है जिस पर जो है ना रिजर्व बैंक का गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है बल्कि भारत सरकार के 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास क्या क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो कह रहा है ना कि राष्ट्रीयकरण के से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1969 में जो है ना 14 बैंकों का और जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब पहली बार जो है ना 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसमें कह रहा है कि जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और पुनः 1980 में दोबारा जो है ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 6 अन्य बड़े बैंक जिनकी न्यूनतम जमा राशि 200 करोड़ रुपये थी उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। आगे कह रहा है एशिया बैंक, कह रहा है ना यहाँ पे एशिया बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में भी ये जिसे संसद को में कानून बनाकर सरकार के स्वामित्व को लाया गया उसे राष्ट्रीयकृत बैंक जो है ना कहा जाता है। आगे कह रहा है कि इन 20 बैंकों में जो है ना इन 20 बैंकों में से 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गया, अतः इसका विलय जो है ना पीएनबी में कर दिया गया। और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर जो है 19 हो गई। कितने हो गई? 19 हो गई। और 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक ने विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2019 को जो है ना 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक एवं विजया बैंक को जो है ना किस में विलय कर दिया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया। मतलब देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस में किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2019 को किया गया। आगे कह रहा है कि सरकार ने विलय इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटाकर 11 कर दिया।
अतः एसबीआई को साथ में लेकर वर्तमान में कुल 12 सरकारी बैंक जो है ना भारत में क्या है तो कार्यरत हैं। पहला क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है ना विलय किस में किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। ये भी देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय किस बैंक में किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। और तीसरा बैंक क्या है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा क्या है, सिंडिकेट का विलय केनरा बैंक में साथ कर दिया गया। तो यहाँ भी ये भी याद रखिएगा कि सिंडिकेट बैंक का जो विलय किसमें किया, केनरा बैंक के साथ कर दिया गया। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, तो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया का जो है ना मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है ना विलय कर दिया गया। और छठा जो बैंक क्या है, तो बैंक ऑफ इंडिया है। सातवां बोले इलाहाबाद बैंक का विलय जो है ना इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया। तो इलाहाबाद जो बैंक था उसका किस में मिला दिया गया, तो इंडियन बैंक में मिला दिया गया। और आठवां जो बैंक क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नौवां क्या, इंडियन ओवरसीज बैंक है। 10वां क्या, यूको बैंक है। और 11वां बोलेगा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। 12वां बोलेगा तो पंजाब और सिंध बैंक है। आगे देखिए इसमें ग्राफ में जो है डायग्राम में द्वारा दिया हुआ, देखिए बैंक पहले क्या है, तो बैंक है। बैंक का दो भाग है, एक अनुसूचित बैंक होता है मतलब शेड्यूल बैंक, एक होता है गैर अनुसूचित बैंक मतलब नॉन शेड्यूल बैंक है। और अनुसूचित बैंक में जो है ना किसमें देखिए 78 दिया हुआ है, 78 बैंक है। इसमें दो भाग होते हैं। क्या, घरेलू बैंक में कितना है, 33 है। और विदेशी बैंक में कितना है, 45 है। और घरेलू बैंक में क्या है, दो भाग है। एक क्या है, सार्वजनिक बैंक होता है, इसमें क्या है, तो 12 है। और निजी बैंक कितना है, तो 21 है। ठीक है, और सार्वजनिक बैंक में जो है दो बैंक होता है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक होता है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक में बोलेगा 11 है और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक में कितना, तो 1 है। और निजी बैंक का 2 पीढ़ी होता है, एक पुरानी पीढ़ी का बैंक होता है, एक नई पीढ़ी का बैंक होता है। एक ग्राफ के द्वारा डायग्राम के द्वारा जो समझाया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे है अनुसूचित बैंक क्या होता है। ठीक है, अनुसूचित बैंक क्या है, तो कह रहा है कि अनुसूचित बैंक क्या है, तो कह रहा है ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी सूची में शामिल होता है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ऐसे बैंक को आरबीआई के निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होता है। और नेक्स्ट है गैर अनुसूचित बैंक। ये क्या है, तो कह रहा है ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में दूसरी सूची में शामिल नहीं होते हैं, मतलब शामिल नहीं होते हैं, और वैसे उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। जैसे चिट फंड कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सब क्या है, तो गैर अनुसूचित बैंक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है विदेशी बैंक क्या है, तो कह रहा है ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक के शेयर विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं के पास होते हैं उन्हें विदेशी बैंक कहा जाता है। तो विदेशी बैंक किसे कहेंगे, तो ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं के पास होगा ना उसे विदेशी बैंक कहेंगे। और भारत में 45 जो है ना विदेशी बैंक क्या है, तो कार्य कर रहा है। भारत में जो है टोटल कितना, तो 45 विदेशी बैंक कार्य कर रहा है। जैसे में क्या, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक और सिटी बैंक है, ये सब क्या है, HSBC बैंक, ये सब क्या है, विदेशी बैंक है। आगे कह रहा है सार्वजनिक बैंक क्या है, मतलब पब्लिक बैंक। तो कह रहा है ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक के शेयर राष्ट्रपति के नाम होते हैं उसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। जैसे भारत में जो है ना भारत के 12 बैंक सार्वजनिक बैंक के 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सार्वजनिक बैंक कैसा बैंक होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं उसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। और भारत में कितना बैंक है सार्वजनिक, तो 12 बैंक है। और सार्वजनिक बैंक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक होता है, जो ऊपर डायग्राम में समझ चुके थे। आगे कह रहा निजी बैंक किसे कहते हैं, निजी बैंक जो मतलब प्राइवेट बैंक होता है। तो कह रहा है ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक का शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं उसे निजी बैंक कहते हैं। इसमें 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला पुराने पीढ़ी के निजी बैंक 12 है और नए पीढ़ी के निजी बैंक बोलेगा तो 9 है। और कुल निजी बैंक बोलेगा कितना है, तो 12 9 कितना हो गया, 21 हो गया। आगे कह रहा है कि पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक क्या है, तो कह रहा है वैसे बैंक जो 1993 से पहले बनाए गए थे उसे पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक किसे कहेंगे, तो वैसे बैंक जो 1993 से पहले बनाए गए थे उसे पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक कहेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है, कर्नाटक बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये सब क्या है, तो पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक है। अगर नई पीढ़ी के निजी बैंक की बात करें तो ऐसे बैंक जो 1993 के बाद नरसिम्हन समिति के द्वारा बनाया गया, नए गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया, उसे जो है नई पीढ़ी का निजी बैंक कहते हैं। जैसे HDFC क्या है, तो नई पीढ़ी का बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, 1994 में। और ICI का स्थापना कब हुआ था, 1994 में। और एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1994 में स्थापना होता है। ये तीनों बैंक तो है HDFC, ICI और एक्सिस बैंक, ये तीनों का स्थापना कब हुआ था, 1994 में हुआ था। आगे कह रहा है येस बैंक का स्थापना कब हुआ, 2003 में हुआ। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ, 2019 में हुआ। IDFC बैंक का स्थापना कब हुआ, 2019 में हुआ। ठीक है,
येस बैंक 2003, बंधन बैंक 2019, IDFC का बैंक का स्थापना 2019 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मीकांत झा। लक्ष्मीकांत झा जो है ना 1967 से 1970 तक, इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो लक्ष्मीकांत झा के अध्यक्षता में जो है ना, मतलब नेतृत्व में 1969 में जो है ना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और IG पटेल के बारे में बोल रहा है 1977 से 1982, इन्हीं के नेतृत्व में 6 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। किनके नेतृत्व में? तो IG पटेल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था, तो लक्ष्मीकांत झा। और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो IG पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखा रहा है कि वर्तमान में RBI गवर्नर जो है ना 2018 से अभी तक शक्तिकांत दास हैं। आगे कह रहा है उर्जित पटेल के बारे में 2016 से 2018, इन्हीं के नेतृत्व में नोटबंदी हुआ था। उर्जित पटेल के नेतृत्व में जो है ना नोटबंदी हुआ था। और सबसे लंबे समय तक RBI का गवर्नर जो है ना बेनेगल रामाराव 1949 से 1957 तक रहे थे। तो सबसे लंबे समय तक जो RBI गवर्नर थे ना, कौन थे? बेनेगल रामाराव थे। और सबसे कम समय तक अंतिम जो है ना, सबसे कम समय तक बोलेगा तो अमित घोष 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक रहे थे, मात्र 20 दिनों के लिए रहे थे, सबसे कम समय तक। चलिए नेक्स्ट देखिए वित्तीय समावेशन है। क्या है वित्तीय समावेशन? वित्तीय फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? तो कह रहा है वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन किसे कहेंगे? तो कह रहा है वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। जैसे क्या है मजदूर, एग्जाम्पल मजदूर, किसान, कूड़ा ढोने वाला, छोटे स्तर के व्यवसाय ETC मतलब इत्यादि। आगे कह रहा है घोषित रूप से वित्तीय समावेशन की शुरुआत 2006 में हुई, लेकिन वास्तविक प्रयास जो है ना 1968 में मतलब से ही हो गई थी। नेक्स्ट क्या है वित्तीय समावेशन है। कह रहा है ना वित्तीय समावेशन के बारे में कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना हुआ था 1975 में। ये सब क्या है वित्तीय समावेशन बैंक है। और नाबार्ड का स्थापना 1982 में। और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक का स्थापना ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, मतलब SIDBI का स्थापना 1990 में। ठीक है, तो याद रखिए क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 1975, और नाबार्ड का स्थापना 1982, और SIDBI का स्थापना 1990, और KCC का स्थापना 1998, और KYC का स्थापना 2005, और प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्थापना कब हुआ? 2014 में हुआ था। और मुद्रा बैंक का स्थापना 2015, और पेमेंट बैंक का स्थापना 2015, और स्टैंड अप इंडिया का स्थापना 2016 में हुआ था। ये सब क्या है वित्तीय समावेशन बैंक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक RRBS। तो कह रहा है कि प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया, परंतु अब इन्हें वाणिज्यिक बैंकों का श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि RRBS की जो स्थापना ग्रामीण हिस्सों में ही होती है। ऐसे RRB उस क्षेत्र में विशेष में ही कार्य कर सकते हैं, और एक RRB की स्थापना में 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है, और 35% योगदान किसी सार्वजनिक बैंक का होता है, एवं शेष 15% योगदान राज्य सरकार करती है। यद्यपि इन बैंकों का परिचालन एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक करती है। यह अलग अलग नाम से कार्य करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 RRB जो है ना की स्थापना की गई थी। तो कह रहा है यहाँ पे कि भारत में 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 RRBS की स्थापना की गई। जैसे कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, गोरखपुर में, पश्चिम बंगाल के कहाँ मालदा में, राजस्थान के जयपुर में, हरियाणा के भिवानी में। चलिए नहीं देखिए, कह रहा है कि भारत में अब नए RRB स्थापित नहीं किए जाते हैं। गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में RRB स्थापित हैं। नहीं देखिए, निवल मांग एवं सावधि देयता मतलब नेट डिमांड टाइम लेबिलिटी। कह रहा है कि बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि बैंकों की देयता कहलाती है। तो कह रहा है ना कि बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि बैंकों की देयता कहलाती है, जबकि इसी जमा राशि में बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। और जमा राशि को देयता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमा राशि जमाकर्ता की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए फिर से देखिए, कह रहा है बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि बैंकों की देयता कहलाती है, जबकि इसी जमा राशि में से बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। और जमा राशि को देयता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमा राशि जमाकर्ता की होती है एवं बैंक को इसे वापस करना होता है। इसे भिन्न भिन्न दिए गए ऋण पर बैंक की ब्याज वसूली करती है, अतः यह बैंकों को परिसंपत्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि बैंकों की देयता अर्थात जमा राशि को 2 प्रमुख प्रारूपों में जो है ना वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि बैंकों की देयता अर्थात जमा राशि को 2 प्रमुख प्रारूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है मांग देयता, और दूसरा क्या है सावधि देयता। पहला क्या है मांग देयता क्या होता है, इसके बारे में कह रहा है कि मांग देयता जो है ना एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है
जिसे जमाकर्ता कभी भी जो है निकाल सकता है। इसकी परिपक्वता की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। चालू खाते एवं बचत खाते इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, तो सावधि देता है। सावधि देता क्या होता है, तो करा यह एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसकी परिपक्वता की एक निश्चित अवधि होती है और जमाकर्ता जमा राशि को परिपक्वता के बाद ही निकाल सकता है। उदाहरण स्वरूप क्या है, मियादी खाता क्या है, फिक्स डिपॉजिट एवं आवर्ती खाता मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। इन खातों में रखी गई धनराशि को जमाकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप कभी भी नहीं निकाल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे कह रहा है, जब बैंक की मांग देता एवं सावधि देता को जोड़ दिया जाए तो यह एक बैंक की निवल मांग एवं सावधि देता मतलब NDTL कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जब बैंक की मांग देता एवं सावधि देता को जोड़ दिया जाए तो यह बैंक की निवल मांग एवं सावधि देता NDTL कहलाती है। RTGS NEFT IMPS UPI ये क्या है, तो भीम में है। क्या सब जो है ना, ये सबको भीम बोल सकते हैं, भीम के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है, इन सभी सुविधाओं का प्रयोग किसी बैंक के खाते से किसी अन्य बैंक के खाते से ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के उद्देश्य से होता है। RTGS क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म पूछेगा तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो कह रहा है ना कि रिटेल सेटलमेंट को संबोधित करती है। यह सुविधा RBI द्वारा प्रदान की जाती है। RTGS के माध्यम से निधि अंतरण का तत्काल होता है, जहाँ ग्रॉस सेटलमेंट से तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कम जो है ना 2 लाख रुपये का निधि अंतरण हो सकता है। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह सेवा सप्ताह के 7 दिन एवं 24 घंटे क्या है उपलब्ध है। आगे कह रहा है कि निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो निफ्ट का फुल फॉर्म बात करें तो क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को संबोधित करती है और यह सुविधा भी RBI द्वारा प्रदान की जाती है। आगे कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि निफ्ट के माध्यम से निधि अंतरण यदि हो तब यह तत्काल नहीं होती है, इसे 24 घंटे तक लग सकते हैं और यह सेवा सप्ताह के 7 दिन जो है ना 24 घंटे उपलब्ध होता है। नई जगह कह रहा है कि RBI ने 1 जुलाई 2020 से सभी बैंकों को RTGS एवं निफ्ट पर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट है IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस को संबोधित करती है IMPS और यह सेवा NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करती है। इसका प्रयोग किसी भी एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है IMPS 24 घंटे उपलब्ध होती है और यह छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध रहती है और IMPS के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है, परंतु इसके माध्यम से एक बार में 2 लाख से ज़्यादा अंतरण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका UPI का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम का बोलेगा तो क्या होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबोधित करती है। इस सुविधा को NPCI ने तैयार किया और यह एक वॉलेट नहीं है, अतः भीम को में पैसे नहीं रखे जा सकते हैं। अब जो है ना, भीम का प्रयोग कर किसी एक खाते से किसी अन्य खाते में भी 1 लाख रुपये तक की धनराशि का अंतरण तत्काल किया जा सकता है। जब UPI की स्थापना हुई इससे मात्र 19 बैंक जुड़े थे। धीरे धीरे लगभग सभी बैंक UPI से जुड़ चुके हैं। UPI के माध्यम से किसी भी खाते से निधि अंतरण के लिए लाभार्थी को खाता नंबर की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। UPI के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक का एक निश्चित कोड तैयार किया जाता है, जो उस कोड के माध्यम से निधि अंतरण किया जा सकता है। यह विशेष कोड लाभार्थी को मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन, आधार इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय स्याही चिन्ह। चुंबकीय स्याही चिन्ह या पहचान कोड मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब MICR कोड। तो कह रहा है ना कि MICR कोड में जो है 9 अंकों का कोड होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, कभी कभी पूछ देगा ना कि आधार कार्ड में कितना डिजिट होता है, पैन कार्ड में कितना डिजिट होता है। और अभी हाल ही में जो है ना बहुत सारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका पहले जो है नोट्स में ना ये सारा पंजीकरण के बारे में सारा ही था, डॉक्यूमेंट के बारे में, तो उसका नोट्स हम पहले ही करवा चुके हैं, तो नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। वो सारा मतलब जो है ना सारा डॉक्यूमेंट से ही संबंधित था नोट्स हो। तो कह रहा है कि MICR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है MICR कोड। MICR कोड एक 9 अंकों का कोड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक और शाखा को विनिष्ट रूप से पहचानता है और कोड के पहले वाले 3 अंक शहर का कोड प्रतिनिधित्व करता है और मध्यम 3 अंक बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करता है और अंतिम 3 है ना शाखा कोड को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो कह रहा है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इसके बारे में कह रहा है कोर बैंकिंग सोल्यूशन CBS के अंतर्गत कोर का तात्पर्य सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है
और CBS ऐसी शाखाएं का नेटवर्क है जो खाताधारकों को अपने खातों को साझा करने के लिए CBS नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, भले ही उसका खाता कहीं भी हो। और ग्राहक अब किसी बैंक की एक शाखा का ग्राहक नहीं रहता है, वह समग्र बैंक का ग्राहक बन जाता है। नेक्स्ट आइए, आगे करा ई कुबेरे। ई कुबेरे क्या है? तो करा यह RBI बैंक यह RBI कोर बैंकिंग का सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों जी सेक्टर की नीलामी करने के लिए किया जाता है। वाणिज्य बैंक, अनुसूचित सरकारी बैंक, UCB, प्राथमिक डीलर और बीमा कंपनियां और भविष्य निधियां जो चालू खाता प्रतिभूतियां जो RBI के साथ खाते ई कुबेर सदस्य और नीलामी में भाग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आइए करा डिफरेंस टाइप्स ऑफ ATM। डिफरेंस टाइप्स ऑफ ATM क्या होता है इसके बारे में करा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से 6 प्रकारों में क्या है वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, ATM को। ये क्या है? पहला क्या है? ब्राउन लेवल ATM। ब्राउन लेवल ATM क्या होता है? तो यह वैसा ATM है जो कि एक बैंक के नाम पर कार्य करते हैं और इन्हें पुनः 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या? ऑन साइट, दूसरा क्या? ऑफ साइट। आगे कह रहा है कि वन साइड जो है ना, वन साइड वैसे ATM है जो एक बैंक की शाखा के साथ उपस्थित होते हैं, और दूसरी तरफ ऑफ साइट ATM वे ATM हैं जो कि एक बैंक की शाखा से दूसरे शाखा से ही दूर स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना, वन साइड वैसे ATM है जो कि एक बैंक की शाखा के साथ उपस्थित होते हैं, और दूसरी तरफ ऑफ साइट ATM वे ATM है जो कि एक बैंक की शाखा से ही दूर स्थापित होते हैं। नहीं देखिए कह रहा है कि वाइट लेवल ATM क्या होता है। तो कह रहा है वैसे ATM जिनकी स्थापना NBC करते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है? टाटा, इंडिकैश। इन ATM का प्रयोग अलग अलग बैंक के ग्राहक कर सकते हैं एवं यह उस NBFC के लिए आय का एक क्या है? स्रोत होगी। आय कह रहा है कि तीसरा क्या है? पिंक लेवल ATM। ये क्या होता है? तो वैसे ATM जिनकी स्थापना मात्र महिलाओं के लिए उपयोग से उद्देश्य से होती है। जो पिंक लेवल ATM होता है ना, वैसे ATM होता है जिनकी स्थापना मात्र महिलाओं के उपयोग के उद्देश्य से होती है। नेक्स्ट है ग्रीन लेवल ATM। ये क्या होता है? यह वैसे ATM है जो कि कृषि के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ग्रीन लेवल ATM। ग्रीन में क्या? हरा भरा, तो कृषि ही होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, येलो लेवल ATM क्या होता है? तो कह रहा है वैसे ATM जिनका उपयोग ई-कॉमर्स के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग ऑनलाइन खरीद के लिए उद्देश्य से होता है। किसका? येलो लेवल ATM का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑरेंज लेवल ATM का। इसमें कह रहा है इसका प्रयोग शेयरों की ऑनलाइन खरीद की बिक्री से उद्देश्य से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, किसान क्रेडिट कार्ड KCC। कह रहा किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था को वर्ष 1998 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का, और इस कार्यक्रम ने किसानों को महाजनों के चंगुल से बचने एवं उसके वित्तीय समावेशन से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेक्स्ट कह रहा है कि नाबार्ड क्या है? तो कह रहा है कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड अधिनियम 1981 में पारित हुआ, परंतु नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। आगे कह रहा है इसकी स्थापना शिवराम समिति के सुझाव के आधार पर की गई। इसकी स्थापना भारत सरकार की RBI के बीच 50% के बीच साझेदारी की गई है। कुल पूंजी जो है ना 100 करोड़ रुपये का किया गया था। और नाबार्ड वास्तव में एक बैंक नहीं है, यह एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि मात्र विकास के उद्देश्य से ऋण प्रदान करती है, और यह एक पुनर्निर्मित संस्थान के रूप में काम करती है। वर्तमान में RBI के पास नाबार्ड में कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारत सरकार के पास 100% क्या है? जिम्मेदारी है। कह रहा है कि सरकार, यहाँ पे कह रहे हैं सरकार नाबार्ड में पूंजी लगाती है। सरकार जो होता है नाबार्ड में क्या लगाता है? पूंजी लगाता है। और एवं नाबार्ड उन बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करती है। इकोनॉमिक्स को जो है ना एकदम हंसी मजाक में पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा एकदम। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार तो पहले अच्छे से तो समझ तो लेते हैं ना कि क्या क्या लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ेंगे, फिर दोबारा तो क्लास को देखिएगा, फिर और ज़्यादा याद होगा। तो क्लास जितना बाबा देखिएगा उतना अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स आपको रो के पढ़िए चाहे हंस के पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सबसे अलग होना है तो। कारण एक सरकार नाबार्ड में पूंजी लगाती है, और एवं नाबार्ड उन बैंकों का वित्तीय जो है संस्थानों को ऋण प्रदान करती है जो कि जो है ना आगे की कृषि व ग्रामीण विकास के लिए क्या होता है? ऋण देते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, कराए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। जहाँ पे हम घेरा लगाते हैं, जहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है। और एवं क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग राज्यों की क्या है? राजधानियों में से है। मुद्रा के काम क्या होता है? मुद्रा का कार्य के बारे में बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ मनी क्या है। देखिए पहला क्या है? तो ए में क्या है? मुद्रा का मूल का मापक है। मूल का मापक क्या होता है? तो कह रहा है मुद्रा की वह इकाई जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल की माप की जाती है, और प्रत्येक वस्तु और सेवा का है ना यही मूल कीमत कहलाता है।
तो कह रहा है कि मूल्य का माप क्या है, मापक क्या है, तो मुद्रा की वह इकाई जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। अब प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। ठीक है। आगे कह रहा है विनिमय का माध्यम क्या होता है, तो कह रहा है मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। विनिमय का जो माध्यम कर रहा है ना कि मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है, चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है मूल्य का संचयन। मूल्य का संचय क्या होता है, तो मूल्य के संचय का अर्थ धन का संचय होता है। मूल्य का जो संचय होता है धन का संचय होता है। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है तो यह सहज ही मूल्य के भंडार का कार्य करने लगती है। चलिए नेक्स्ट आइए। मुद्रा के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मनी क्या है। देखिए पहला मतलब मुद्रा का जो प्रकार होता है ना, कितने प्रकार का मुद्रा होता है, देखिए ये भी क्या है। तो बैंकिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैंकिंग से क्वेश्चन बहुत आता है। यही कारण मुद्रा के प्रकार क्या है, मतलब कौन कौन मुद्रा होता है। देखिए पहला क्या है, प्लास्टिक मनी होता है। ये भी क्या है कि मुद्रा में आता है। तो प्लास्टिक मनी का है विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है। एक होता है दूसरा क्या है, गरम मुद्रा, मतलब हॉट मनी किसे कहेंगे, तो उस मुद्रा को हॉट मनी या गरम मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, गरम मुद्रा कहते हैं। अर्थात जिन स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है उसे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं क्या है, तो गरम मुद्रा है। नहीं देखिए सी नंबर में कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा क्या होता है, मतलब हार्ड करेंसी या तो सॉफ्ट करेंसी क्या होता है। इसके बारे में कह रहा है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहेंगे, तो सुलभ मुद्रा किसे कहेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, मतलब विश्व बाजार में, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे विश्व है लिखा हुआ, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, हार्ड करेंसी कहेंगे। जैसे में क्या अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरोपीय संघ का यूरो इत्यादि। आगे कह रहा है कि इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। क्या कहेंगे, सुलभ मुद्रा कहेंगे। ठीक है। अब भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्के का उदाहरण क्या क्या है, देखिए मतलब कहाँ कहाँ जो है ना प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्के का जो उत्पादन होता है, मतलब उत्पादन है कहाँ कहाँ होता है। देखिए पहला कहाँ, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में होता है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, ये कहाँ है, तेलंगाना। और करेंसी नोट प्रेस नासिक है, महाराष्ट्र में है। और बैंक नोट प्रेस देवास में है। यहाँ पे जो है ना मुद्रा और जो है सारा जो है ना यहाँ पे छपाई होता है। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में। ये सब पाँचों जगह क्या होता है, मुद्रा का मतलब उत्पादन होता है, मतलब सिक्के का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में क्या स्थित है। तो कह रहा है ना कि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें हैं। कौन कौन है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा है। और ये कह रहा है कि 2 नए अत्याधुनिक करेंसी नोट जो है ना प्रेस मैसूर कर्नाटक और सालवानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कागजी नोट छापे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली के स्थान पर दासमिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई। चलिए नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है चौका प्रणाली के तहत सिक्के 4 गुणक के होते थे, जबकि दासमिक प्रणाली में सिक्के 10 गुणक के में जो है ना पेश किया गया था। और दासमिक प्रणाली के तहत जब प्रारंभ में सिक्के जारी किए गए तो उन्हें नया पैसा जो है ना कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने किया था। और देवनागरी के र व रोमन अक्षर R से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह जो है रुपया को रुपये प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार व नरसिम्हन समिति रिपोर्ट, बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति रिपोर्ट। तो कह रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1980 में पूरी की गई, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए। प्रतिस्पर्धा के न होने कारण भारत में बैंकिंग व्यवस्था पूर्णतः स्थिर हो गई। अतः बैंकिंग क्षेत्र में सुधार निश्चित करने के उद्देश्य से RBI के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन के नेतृत्व में एक समिति गठन किया गया। और इस समिति गठन जो है 2 बार किया गया, एक बार 1991 में तथा दूसरी बार 1998 में किया गया। और प्रथम नरसिम्हन समिति के सुझाव पर निम्नलिखित थे, कौन कौन थे,
यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम नरसिम्हन समिति के सुझाव जो थे ना, वो निम्नलिखित में कौन कौन है, उसके बाद कह रहा है कि नरसिम्हन समिति का ही सारा सुझाव है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को बंद किया जाए, सभी बैंकों को सभी शाखाओं को पूर्णतः कंप्यूटरीकरण किया जाए, और कुछ बैंकों को जैसे कि SBI विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभारा जाए। और नेक्स्ट है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को समान दर्जा दिया जाए एवं किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति की वसूली के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित किया जाए, और वे बैंक जो लाभ में हैं और स्वास्थ्य हैं उसे अपने विस्तार के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध होकर पूंजी प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट है कमज़ोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों के साथ ना किया जाए, और कमज़ोर बैंकों के पुनर्गठन के उद्देश्य से भिन्न उपाय अपनाए जाए। नेक्स्ट है प्राथमिक वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण को घटाकर 10% तक लाया जाए। तो नेक्स्ट है ये सब सारा दिया हुआ था, सारा कथन दिया हुआ था, मतलब इसका वर्णन दिया हुआ था उस समिति में। आगे देखिए कह रहा है कि लीड बैंक योजना क्या है, तो कह रहा है लीड बैंक योजना का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में किया गया था। तो लीड बैंक योजना का जो संचालन है ना, वो रिजर्व बैंक के द्वारा 1969 में किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए इस एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। आगे कह रहा है कि जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंधन न करने के विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों को सहयोग करने और उस क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों में समन्वय कायम करने एवं उस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे कह रहा है कि लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रहा है। इसके बारे में कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2014 में लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। लघु वित्त बैंक की स्थापना उद्देश्य जनसंख्या का उन वर्गों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो अभी बैंकिंग संस्थाओं से अछूते हैं। इसके साथ ही लघु व्यावसायिक इकाइयों, छोटे व सीमांत किसानों, अति लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। लघु वित्त बैंक का उद्देश्य मूलभूत बैंकिंग उत्पाद जैसे जमा तथा ऋण की आपूर्ति आदि प्रदान करना है, लेकिन सीमित परिचालन क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों का लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और छोटे किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा अन्य संगठित क्षेत्र की इकाइयों को उच्च तकनीक एवं कम लागत वाले परिचालन के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है। ठीक है, आगे ये कह रहा है इन बैंकों को भी दूसरे वाणिज्य बैंकों की तरह ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। इसके तहत किसी भी स्तर तक जमाएं स्वीकार की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लघु वित्त बैंक अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करेंगे। आगे कह रहा है कि ये बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो से कम 50% ऐसे ऋण के रूप में देंगे जिनकी अधिकतम मात्रा 25 लाख प्रति ग्राहक हो। लघु वित्त बैंक ATM कार्ड, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रदान कर सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड, बीमा तथा पेंशन जैसे वित्तीय उत्पादों का वितरण कर सकते हैं। आगे कह रहा है भुगतान बैंक, मतलब पेमेंट बैंक क्या होता है, तो कह रहा है भुगतान बैंकों का मूल उद्देश्य कम आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयां तथा श्रमिक इत्यादि के खाते खुलवाकर एवं भुगतान पेंशन सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन का अधिक प्रसार करना है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यह एक विशेष प्रकार का बैंक है जिसमें सीमित दायरे में बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दी गई है, और ये बैंक जमाओं पर आधारित है जो ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। ये बैंक प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम 2 लाख जमा स्वीकार कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में ये सीमा 1 थी। इन जमा राशियों को नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बैंक ATM, डेबिट कार्ड जो जारी कर सकते हैं किंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंडों म्यूचुअल फंडों के बारे में कह रहा है कि बीमा जैसे उत्पादों का वितरण कर सकते हैं। नहीं देखिए कह रहा है कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पे इसके बारे में कह रहा है कि बैंकों में ग्राहक को दिए गए ऋण परिसंपत्ति के रूप में सूचीबद्ध होते हैं। एक गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति किसी बैंक की परिसंपत्ति होती है जिससे किसी भी आय का उत्पादन नहीं हो रहा है, अर्थात कोई ऋण या पट्टा जो अपने व्यक्त किए गए मूलधन और ब्याज भुगतानों को पूरा नहीं कर रहा हो। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जिस लोन एडवांस पर 90 दिन या उससे ज़्यादा समय से ब्याज या मूल राशि लंबित हो उसे NPA माना जाता है। मतलब क्या NPA, मतलब
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। आगे करा एनपीए श्रेणियों को सम्मिष्ट, आगे करा ना कि एनपीए करा एनपीए में श्रेणियों के में सम्मिष्ट हैं। चलिए आगे देखिए, आगे करा पहला क्या है तो देखिए इसमें करा अवमानक परिसंपत्ति, क्या करा पहला अवमानक परिसंपत्ति ये क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। जब एनपीए की समयावधि जो है ना मतलब क्या है तो मतलब 12 महीने से क्या हो कम हो, ठीक है। और सदिगंध परिसंपत्ति क्या है मतलब डाउटफॉल एसेट, जब एनपीए की समयावधि क्या है मतलब 12 महीने से क्या हो अधिक हो, ठीक है। और नेक्स्ट तीसरा क्या रहा है घाटा करने वाली परिसंपत्ति मतलब लॉस एसेट, जब बैंक या उसके लेखा परीक्षकों के ने घाटे की पहचान की हो लेकिन इसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो। आगे देख रहा है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें कह रहा है कि भारत में एआरसी की स्थापना मतलब एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या है सरफेसी एक्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंसेट एक्ट 2002 के आधार पे हुई थी, ठीक है। आगे कह रहा इस अधिनियम ने बैंकों को यह अधिकार प्रदान किया कि यदि ऋण लेकर वापस ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में गिरवी रखी कई संपत्ति को बैंक जब्त कर नीलामी कर सकती है, परंतु ऐसा मात्र सुरक्षित ऋणों के संदर्भ में संभव है। इसी पर जो है ना SARFAESI सरफेसी एक्ट जो है ना ARC की स्थापना मार्ग प्रशस्त किया। आगे कह रहा है कि भारत में स्थापित पहली जो है ARCIL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया LTD थी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये क्या है तो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी NBFC। इसके बारे में कह रहा है कि NBFC को छाया बैंक भी कहा जाता है। वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं परंतु ये पूर्णतः बैंक नहीं होते हैं और ये वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं परंतु पूर्णतः एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बीमा कंपनियां म्यूचुअल फंड कंपनियां भी NBFC है परंतु उनको RBI नियंत्रित नहीं करती है। NBFC जिनको RBI नियंत्रित करती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, वे NBFC है जो जमा राशि नहीं प्राप्त करते हैं, और एक होता है डिपॉजिट टेकिंग NBFC, वे NBFC जो जमा राशि क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। इसमें कह रहा है गैर निष्पादन परिसंपत्तियां, इसमें क्या है 90 दिन से अधिक मतलब डिले होता है NPA कहलाता है। मतलब गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में क्या है 90 दिन से अधिक डिले होता है उसे NPA कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है स्टैंडर्ड एसेट दिया हुआ है, इसमें ग्राफ में समझा हुआ है मतलब अधिक तरह रेगुलर एसेट। इसमें क्या है दो भाग होता है स्टैंडर्ड एसेट्स में जो है डायग्राम में देखिए दो भाग होता है इसमें स्टैंडर्ड एसेट्स में, एक रेगुलर एसेट एक होता है एस्टेरेस एसेट्स। मतलब इसमें क्या है नियमित परिसंपत्तियाँ हैं, एक है दावित परिसंपत्तियाँ हैं। और इसमें कह रहा है कि नियमित परिसंपत्तियाँ क्या है इसमें ऋण डिले नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है नियमित परिसंपत्तियों में इसमें ऋण डिले नहीं होता है, लेकिन दावित परिसंपत्तियों में क्या होता है इसमें ऋण डिले होता है चाहे एक दिन हो, एक दिन के लिए क्यों ना हो। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। आगे का जो चैप्टर में ना मुद्रा बाजार है तो अगले क्लास में कर लेंगे 4th क्लास में। तो यहाँ से जो है ना क्योंकि एक चैप्टर में इतना था तो सोचे कि करवा ही देते हैं, पूरा खत्म करवा देते हैं क्योंकि कम ले चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगले क्लास में जो मुद्रा बाजार पढ़ेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और इसके पहले जो 2 क्लास कराएं इकोनॉमिक्स का वो दोनों क्लास जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।